नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लियरली समझ लिया था कि किस प्रकार हम भाज्य संख्या को पकड़ना जानें और किस प्रकार हम अभाज्य संख्या को पकड़ेंगे। उसके लिए मैंने 3 नियम भाज्य संख्या में बताए थे और अभाज्य संख्या में 2 नियम बताए थे। तो चलिए आखिर मैंने इन नियमों को बताया क्यों। देखिए, आप कोई भी भाज्य संख्या लेते हैं, देखिए अब नियम क्या कहता है या फिर वास्तविक इसकी रियलिटी क्या है भाज्य संख्या को, अगर मैं कहूँ इसको परिभाषित स्वरूप में अगर हमें बोलना हो किसी को, तो हम किस प्रकार इसे हम बोलेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या होगी। लेकिन ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, वह अभाज्य संख्या होगी। चलिए अब जरा इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं 2 को लेता हूँ तो 2 को हमने क्या देखा था, सम अभाज्य संख्या, बिल्कुल देखा था ना। अब देखो गुणनखंड करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं और बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। प्यारे बच्चों, आप समझिए ये एलसीएम नहीं होता है। एलसीएम इसे निकालते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर आप सिंगल संख्या का निकाल रहे हैं तो वह एलसीएम नहीं, वो गुणनखंड होता है। अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जब हम लेकर निकालते हैं तो इस प्रकार से भी एलसीएम निकलता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये कहलाता है गुणनखंड करना, ठीक है। तो देखो 2 को हम कैसे किसके पहाड़े में आता है, तो 2 केवल 2 के पहाड़े में आता है, 2 एक कम 2, ठीक है। तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, गुणनखंड यानी टुकड़ों के रूप में, 2 × 2। देखो केवल और केवल कितने गुणनखंड निकल के आए यहाँ पर, 2। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, सीधी सी बात करें पर 2 से अधिक गुणनखंड। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक संख्या ले लेता हूँ, सपोज दैट 4। अगर मैं 4 को लेता हूँ तो ये किससे जाएगा, 2 से। कितनी बार में, 2 बार में। फिर 2 से गया 1 बार में। तो देखो 4 के जो गुणनखंड निकल के आए प्यारे बच्चों, वो आए 2 × 2 × 1। 2 से अधिक गुणनखंड यहाँ हमको सामने देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या। समझ में आ गई बात। हमने भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो बस अब हम जो हमारे अध्याय नंबर 1 की जो वास्तविक संख्याएं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, उसमें जो डेफिनेशन है हमारी अंकगणित की, जो आधारभूत प्रमेय हैं, उसको समझने में अब हमें आसानी हो जाएगी। देखिए क्या कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, देखो जिन भाज्य संख्याओं को हम एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो यहाँ भी यही बोला है उसने कि प्रत्येक भाज्य संख्या को। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा, अगर मैं देखिए अगर मैं 420 को ले लेता हूँ, एक डिजिट ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा वाला, 420 लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0 का 0। फिर 2 से, 2 एकम 2। अब यहाँ गड़बड़ ना कर देना, यहाँ भाग नहीं गया तो उसके 0 लेना है आप लोगों को, और 2 पंजे 10। फिर प्यारे बच्चों ये जाएगा किससे, 5 से चले जाएगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, ठीक है। अब ये चले जाएगा 3 से 7 बार में, और ये चले जाएगा 7 से 1 बार में। तो इस 420 को देखो, ये 420 भी क्या होता है बेटा, ये एक भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या को हम कैसे लिख रहे हैं, गुणनखंड करके उनके गुणनफल के रूप में, गुणनफल यानी गुणे के रूप में इन संख्याओं को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर आप पूरा इनका जब वापस गुणा करोगे तो यही 420 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो हम इस संख्या को गुणनखंड करके यानी टुकड़े करके उनको गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, उसी को कहते हैं कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। समझ में आया बात। अच्छा, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, ये तो पूरी भाज्य संख्या है ना भाई, ये भाज्य संख्या क्यों है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगी।
खुद 420 के पहाड़े में आएगा। और आप लोगों को बता दूँ ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और ये मैं आपको बता दूँ ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है ये एक भाज्य संख्या है। लेकिन अगर आप गौर कर रहे हो इनके जो फैक्टर या फिर मैं कहूँ गुणनखंड निकल के आए हैं सामने, ये गुणनखंड अगर आप गौर से देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, दिख रही है। अब देखो 5 क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। और प्यारे बच्चों 7 क्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कहा है या परिभाषा में क्या कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, जैसा कि हमने देखा है, व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के, देखो यहाँ पर अभाज्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो गुणनखंड हमको मिलते हैं हमेशा वो क्या मिलते हैं, अभाज्य मिलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इस बात को जरा समझना कि अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, मतलब इसके जैसा और भी हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकता है मतलब देखो, अब मैं इसी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसे एक प्रकार से अगर मान लो 2 बच्चों को दिया है मैंने, तो 2 बच्चों में से एक बच्चे ने मुझे कैसे गुणनखंड करके दिया, 2 × 2 × 5 × 3 × 7 ऐसे करके दिया। अब सपोज करो कोई एक दूसरा बच्चा है जो आकर कहता है कि सर मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, × 7 × 2 × 2, उसने ऐसे करके दिया। तो क्या ये गलत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड तय किया गया कि राम और अगर श्याम दोनों ने इसके फैक्टर निकाले हैं तो वो बिल्कुल सेम आंसर दिखना चाहिए, मतलब एक जैसा लिखा हुआ दिखना चाहिए, ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड तय किया है कि उसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें लिखना होगा, ताकि अगर राम ने जैसा लिखा है श्याम का भी हमें ऐसा ही लिखा हुआ दिखना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड कब बनेगा? जब हम ये कह देंगे कि जब भी आप गुणनखंड करें तो उसे एक सीक्वेंस में बड़ी से छोटी से बड़ी संख्या के रूप में हमेशा जमा हुआ होना चाहिए। तो वो यही कह रहा है कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब अगर क्रम को ध्यान ना दें तो बहुत सारे तरीके होते हैं उसमें लिखने के, बीच से उठाकर लिख दो, चाहे कैसे भी लिख दो। तो क्रम को अगर ध्यान ना दे तो अद्वितीय होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो हमें कि भाई पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो वो फिर फिक्स हो जाता है। वो उसके सिवा फिर कोई और गुणनखंड हमें देखने को नहीं मिलता है। चाहे राम भी करेगा तो वो 2 × 2 × 5 3 × 5 × 7 करके लाएगा, और श्याम भी करेगा तो वो भी क्या करेगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो ये एक स्टैंडर्ड है। तो आप लोगों को आई होप मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये परिभाषा